बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब की जो प्रोविंशियल स्टेटस रिटर्न है तो उसको हमने कैसे सबमिट करना है। भी ऐसी सर्विसेज जिसमें हम पंजाब की डोमेन के अंदर पंजाब की जुडिस्ट्रिक्शन के अंदर सर्विसेज दे रहे होंगे तो उसकी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, तो उस रिटर्न की जो ना परचेज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसकी सेल्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो अगर उसका टैक्स बन रहा हुआ तो उसको टैक्स को हमने कैसे उसकी पेमेंट करनी है। तो इस वीडियो के अंदर ना बेसिकली हमने ना 4 से 6 सिनेरियो डिस्कस किए हुए हैं जो जो कि एक ना रिटर्न की जो ना फाइलिंग के वक्त जो ना उसकी ना सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आप समझते हो कि आपकी जो ना रेलिवेंट सिनेरियो ही आपने देखना है तो आप ना जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है तो उसमें जो ना सिर्फ रेलिवेंट सिनेरियो पे ही डायरेक्ट जो ना वीडियो को एक्सेस करके जो ना रेलिवेंट सिनेरियो को ही आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद जो ना आप अपनी जो ना रेलिवेंट जो ना पंजाब की जो सर्विसेज स्टेटस रिटर्न है उसको जो ना आप इजीली जो ना आप खुद से फाइल कर सकेंगे। जी, हम सबसे पहले वीडियो कंटेंट्स की डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली ना इसमें 3 तरह की चीज़ें डिस्कस की जाएगी। इसमें डाटा रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वो देखेंगे, फिर इसका फाइलिंग प्रोसीजर देखेंगे, कैसे ऑनलाइन जो ना रिटर्न किस तरह फाइल होगी और कहाँ पे कौन सा डाटा फीड करना है। और उसके बाद जो ना हम टैक्स चलान की क्रिएशन को देखेंगे और फिर जो ना जो टैक्स चलान की जो पेमेंट है उसको देखेंगे। पेमेंट होने के बाद जो ना उसके जो जो टैक्स है वो रिटर्न के साथ कैसे उसने लिंक होना है, कैसे इंटीग्रेट होना है। जो हमें डाटा या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो उसमें जो ना स्टेटस की इन्वॉइसेस रिक्वायर्ड होगी जो जिस मंथ की हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो वो स्टेटस की इन्वॉइसेस चाहिए होंगी। और उसके बाद जो ना हमें जो परचेज टैक्स की इन्वॉइसेस चाहिए होंगी। तीसरी जो परचेज़ है वो ऑलरेडी अपलोड हुई होती है हमारे जो ना वेंडर की तरफ से, लेकिन हमें रिकन्सिलेशन पर्पज़ के लिए वो चाहिए होगी क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो वेंडर जो ना वो या तो इन्वॉइस अपलोड नहीं कर रहा होता तो या फिर उसने ना रॉन्गली अपलोड की होती है। तो इस चीज़ को ना रिकनसाइल पर्पज़ के लिए ना आपके पास परचेज टैक्स की इन्वॉइस भी होनी चाहिए उस मंथ की, ताकि आप ना अपनी सेल्स और परचेज़ को ना टैली कर सकें। जी, अब हम ना स्टेटस रिटर्न के फाइलिंग प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो उसमें ना हम ना बेसिकली ये 7 स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये जो कोई भी पीआर की रिटर्न होगी तो अदर देन आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज, तो इसको रिटर्न को हम ना इस तरह जो ना स्टेप बाय स्टेप ना इसको ना प्रोसीड करेंगे, उसको ना फाइलिंग करेंगे। तो ये स्टेप बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप ना इजीली आप ना रेलिवेंट जो ना वो एरिया को फाइल करने के बाद ही आगे जो ना नेक्स्ट फेज़ की तरफ ना मूव कर सकें। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले नेचर ए फाइल करना होता है। नेचर ए के अंदर क्या होता है कि जो अभी हमारी सर्विस परचेज़ की होती है हमने तो वो हमारी पास शो हो रही होती है। तो ये बेसिकली हमने रिकॉर्ड नहीं करनी होती है, हमारे पास ना जो हमारे वेंडर ने अपलोड की हुई होती है ना तो हमारे पास जो ना वो आ जाती है, तो हमने उसको ना बेसिकली अपलोड करना होता है। तो नेचर ये सर्विसेज हमारी जो ना या फिर ये गुड्स की हो सकती है। अगर आप एफपीआर में भी स्टूडेंट हैं तो और आपकी एफपीआर की परचेज भी है तो वहाँ से भी ना ये अपलोड हो सकती है। और अगर आपकी सिर्फ सर्विसेज परचेज है तो ये बेसिकली आपकी ना सर्विसेज शो होगी आपकी नेचर ए के अंदर। इससे नेचर ए को हमने फाइनलाइज करने के बाद नेचर सी को फाइल करना होता है। नेचर सी के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने लोकल सेल्स की होती है उस लोकल सेल्स को हमने ना बेसिकली रिकॉर्ड करना होता है, उसका डाटा अपलोड करना होता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट सेल्स है तो उसकी लहदा से मैकेनिज़्म है, तो वो लहदा से वीडियो अवेलेबल है, तो आप ना उस वीडियो को लहदा से देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें करने के बाद हम ना फिर हम स्टेटस चलान जनरेट करते हैं। अगर हमारा स्टेटस पेबल बन रहा हुआ तो हम स्टेटस चलान जनरेट करते हैं। तो उसके बाद जो ना उस चलान को जनरेट करने के बाद पेमेंट करते हैं। और पेमेंट करने के बाद ना बेसिकली ना जो जब हमारा सीपीआर जनरेट हो जाता है, यानी कि सीपीआर क्या होता है कि स्टेटस जो ना वो नेशनल बैंक के थ्रू जो ना पीआर के ना पोर्टल पे अपलोड हो चुका होता है। तो उसके बाद जो ना बेसिकली उसको हमने ना लिंक करना होता है अपनी स्टेटस रिटर्न के साथ। लिंक करने के बाद उस रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, जो कि नीचे एक बटन आ रहा होता है, उसको वेरीफाई पे क्लिक करके उसको कंफर्म करना होता है। उसके बाद जो ना फिर लास्ट फेज़ पे हमें जो ना रिटर्न को सबमिट करने की हमारे पास ऑप्शन जो ना वो एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद हम रिटर्न को हम सबमिट कर सकते हैं। ये बेसिकली 7 स्टेप्स है जिसकी बेस पे ना आप अपनी ना पीआर की जो ना सर्विसेज स्टेटस रिटर्न जो ना आप फाइल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम ना इस स्टेटस रिटर्न का फाइलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑनलाइन हमने रिटर्न सबमिट करनी है। तो इस सीक्वेंस के मुताबिक हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचर ए को फाइल करते हैं। जी, हम ना पीआर के पोर्टल को लॉगिन करते हैं और लॉगिन होने के बाद ना इसकी रिटर्न जो ना जुलाई की रिटर्न को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया जुलाई का, और ये जो स्टेटस ऑन सर्विस है इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो हमारे पास ना बेसिकली जुलाई 2022 की रिटर्न ओपन हो गई है। तो अब हमने बेसिकली सबसे पहले नेचर ए को अपलोड करना है या सबमिट करना है। नेचर ए को हम अपलोड करेंगे, नेचर ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना परचेज डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो इस पे क्लिक करने के बाद जो ना हमारे पास अगर डाटा इसमें हुआ तो यानी कि परचेज हुई तो शो हो जाएगी। अब इसके बाद जो ना इसी का तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे ना जो सोर्स है ना बेसिकली या तो पीआर होगा या आईबीआर होगा। तो हम जो ना पीआर का जो सेलेक्ट करके इसको फिर सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जो जो हमारे पास पीआर की परचेजेस आ रही होगी ना तो उसको हम अपलोड कर लेंगे। ये हमारे पास पीआर की परचेजेस आ गई है तो इसको हम अपलोड कर लेते हैं। इसको ये सेलेक्ट आल पे आ जाते हैं, सेलेक्ट आल कर लेते हैं। अभी जो ना हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि कौन कौन सा हमने इनपुट टैक्स अवेल करना है, कौन कौन सा नहीं करना है। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जो ना वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम नेचर ए की अपलोडिंग का बेसिकली डिस्कस करेंगे, नेचर ए को अपलोड क्या करना है। तो ये सेलेक्ट आल हम कर लेंगे और ये ना लोड डाटा आ रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारे पास पीआर का जो जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो अपलोड हो गई है। अब हम एफबीआर के पोर्टल पे आएंगे तो एफबीआर का जो पोर्टल एफबीआर का जो सोर्स होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद जो एफबीआर का जो डाटा पड़ा होगा ना बेसिकली जो एफबीआर की परचेज हमने की होगी तो वो भी ना अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर वो अवेलेबल हुई तो हमारे पास जो ना वो रिकॉर्ड में सामने आ जाएगी। ये बेसिकली ना एफबीआर की परचेज हमारे पास सामने आ गई है। इसमें ना हमने जो चीज़ हमें चाहिए होगी तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अज्यूम करें कि हम ये स्पेसिफिकली ना एक ही इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने पीआर के पोर्टल पे लेके यानी जिसका पीआर के अंदर इनपुट क्लेम करना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सर्च में और ना हमने ये नीचे कर्सर को नीचे करके हमने ये लोड डाटा पे क्लिक कर लिया। जैसे लोड डाटा पे हम क्लिक करेंगे तो ओके का बटन प्रेस करने के बाद जो ना जो हमने स्पेसिफिक इनवॉइस सेलेक्ट की होगी ना सिर्फ उसी को ना सिस्टम जो ना बेसिकली हमारे पास उसका इनपुट हमें जो ना पोर्टल पे अपलोड कर देगा। तो ये बेसिकली उसने ओके कर दिया। अब हम रिटर्न की तरफ जाते हैं वापस। ये रिटर्न के पोर्टल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ना जितना हमने नेचर ए से इनपुट हमने अपलोड किया ना तो वो ये शो हो जाएगा। इतनी सेल्स थी और इस पर ना ये टैक्स अमाउंट हमारे पास आ रही है जिसका हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमने ना बेसिकली नेचर ए को अपलोड कर लिया हुआ है। अब हम नेचर सी को अपलोड करते हैं, उसका डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें सिर्फ लोकल सेल्स को हम अपलोड करेंगे। जी ये जो नेचर सी की फाइलिंग 3 तरह के सिनेरियो हैं। तो इन सिनेरियोज के मुताबिक हम अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे। पहले अज्यूम करते हैं कि रिटर्न जो ना अगर जो ना स्टेटस जो ना वो हमारा जो ना वो कस्टमर ने विद हेल्ड कर लिया हुआ है यानी कि जो बायर था वो उसने विद हेल्ड कर लिया हुआ है। तो उस केस में हमारा नेचर सी कैसे फिल होगा। जी जो हम रिटर्न का मेन पोर्शन की तरफ दोबारा आ गया तो यहाँ पे नेचर सी को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ना जी ये हम ना रिटर्न के मेन पोर्शन की तरफ आ गए हैं। तो अब हम ना नेचर सी की तरफ जाएंगे। नेचर सी को कैसे फिल करना है, नेचर सी पे हमने क्लिक कर लिया और उसके बाद जो ना हम बेसिकली नेचर सी के यूज़र इंटरफेस पे आ गए हैं। तो इसमें ना हम बायर की टाइप सेलेक्ट कर देंगे। अज्यूम करेंगे वो एंड कंज्यूमर है यानी कि उसने इस सर्विस को फर्दर सेल नहीं करना। तो इसके बाद हम NTN ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम NTN ऐड करेंगे और NTN अगर आपके पास किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसका NTN अवेलेबल है तो आप वो NTN ऐड कर देंगे। तो वो हमने NTN ऐड कर लिया। तो उसके बाद जो ना ये डाटा खुद ब खुद पिक कर लेगा। अगर आपके पास वो NTN नहीं है तो आप जो ना वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का NTN होता है तो आप उसको ऐड करके ना अपनी सेल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने इसका सिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये इनवॉइस की डेट आ जाएगी। तो जो भी आपकी रेलिवेंट मंथ होगा तो सिर्फ उसी के अंदर डेट आएगी। तो ये डेट आ गई। उसके बाद इनवॉइस की टाइप आ गई जो कि हमने सेल्स इनवॉइस सेलेक्ट कर ली और डॉक्यूमेंट का हमने नंबर टाइप कर दिया और जो रेलिवेंट रेट होगा एप्लीकेबल तो वो हमने रेट अप्लाई कर दिया हुआ इनवॉइस के ऊपर। रेट आ गया तो ये उसके बाद हमने सेल्स की जो इनवॉइस की वैल्यू है वो हमने टाइप कर ली और उसके मुताबिक जो स्टेटस बन रहा होगा तो वो हमने बेसिकली खुद ब खुद ही ले लेगा। अभी जो हमारी करंट सर्विस है अज्यूम करेंगे उसके बाद जो ना 5% स्टेटस था तो वो उसके 5,000 स्टेटस उसने कैलकुलेट कर लिया हुआ। तो अब ये पूछ रहा है कि GST विद हेल्प तो नहीं हुआ। तो हमारा बेसिकली जो पहला केस ये था कि अगर जो ना वो GST यानी कि स्टेटस जो ना अगर हमारा कस्टमर विद हेल्प कर लेता है तो उस केस में हमारी रिटर्न कैसे फाइल होगी। अगर वो विद हेल्प कर रहा है तो हमारा को जितना भी स्टेटस बन रहा होगा तो वो विद हेल्प कर किया होगा उसने। तो ये जो विद हेल्प वाली फील्ड है विद हेल्प तो ये जो विद हेल्प वाला पोर्शन है तो यहाँ पे हम उस अमाउंट को दोबारा टाइप कर देंगे। तो ये बेसिकली ना विद हेल्प की अमाउंट आ जाएगी। अब उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद ना हमारे पास ना ये बेसिकली सेल्स रिकॉर्ड हो गई है। तो इस तरह आपकी जो बाकी भी इनवॉइसेस होगी उसको भी ना आपने इसी तरह अपलोड कर लेना है। तो ये सारी इनवॉइसेस आपके पास अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद जो ना हम ये रिटर्न की तरफ वापस जाते हैं, बैक टू रिटर्न। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ना हमारा बेसिकली जितना भी स्टेटस बन रहा हुआ था तो वो विद हेल्ड हो चुका हुआ है। तो विद हेल्ड होने के बाद ना तो हमारे पास ना कोई फर्दर स्टेटस नहीं बन रहा क्योंकि हमारा जितना भी स्टेटस हमने पेबल था
वो कस्टमर ने विद हेल्ड करके खुद ही पे कर दिया हुआ है, तो हमने कोई फर्दर इसके ऊपर स्टेटस पे नहीं करना। तो जो हमारा इनपुट टैक्स पड़ा हुआ था वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो उसके बाद जो ना बेसिकली हम ना जो रिटर्न के जो बाकी स्टेप है तो उसको प्रोसीड करने के बाद रिटर्न को हम सबमिट कर देंगे। बाकी स्टेप का मतलब कि ना हमने स्टेटस चलान पे करना है, ना हमने स्टेटस की पेमेंट करनी है, ना कोई हमने CPR लिंक करना है। सिंपली हमने ना वेरीफाई रिटर्न करके उसको सबमिट कर देना है पिन कोड लगा के। तो इस केस में ना बेसिकली हमारी रिटर्न इस तरह सबमिट हो जाएगी। अब हमारा दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर वो हमने सेल तो की हुई है लेकिन जो ना वो GST जो ना उससे विद हेल्ड नहीं किया हुआ हमारे कस्टमर ने, बायर ने, तो उस केस में क्या होगा। तो इसके बिना आगे दो केसेस आते हैं। तो अगर उसने विद हेल्ड नहीं किया हुआ तो और इसके अलावा हमारे पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा। पहले जो ना हम इसका ये जो ना 2A केस देख लेते हैं कि हम कस्टमर ने GST विद हेल्ड नहीं किया हुआ है, तो लेकिन हमारे पास ना इनपुट टैक्स भी अवेलेबल है, तो हमने कितना फिर टैक्स पे करना होगा। जी हमने 90C की तरफ वापस आते हैं। तो करंट केस में वैसे हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, तो लेकिन कस्टमर ने हमारा GST विद हेल्ड नहीं किया हुआ है। तो हमने जब सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड करते हुए हमने सेल्स बेसिकली ना जो GST सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रिकॉर्ड करने के बाद जो जब रेलिवेंट होगी तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद जहाँ पे GST विद हेल्ड आ रहा है ना वहाँ पे हमने जीरो अमाउंट शो कर लिखनी है। तो यानी कि जितना भी स्टेटस होगा हमने खुद ही इसको ना पे करना होगा जितना भी एप्लीकेबल होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो ना हमने इनवॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है। इस तो यहाँ पे ना बेसिकली GST विद हेल्ड जीरो आ जाएगा। इस तरह बाकी भी जो जितनी भी इन्वॉइस होगी वो रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्या करना है कि बेसिकली अभी हम नेक्स्ट सी सबमिट नहीं कर रहे और आपको बता रहे हैं कि जितना टैक्स कितना बन रहा होगा। तो ये नेक्स्ट सी को अभी से रिकॉर्ड किया हुआ तो हम रिटर्न की तरफ वापस आते हैं। रिटर्न वापस आने के बाद ना बेसिकली होना ये है कि हमारा स्टेटस बन रहा था 5000, तो हमारे पास इनपुट टैक्स जो ना बेसिकली एक्सेसिव पड़ा हुआ ऑलरेडी, यानी कि 5000 से ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो हमारा जो PRA का जो एक्ट है तो उसके मुताबिक जो ना होना क्या है कि जितना भी हमारा आउटपुट टैक्स बन रहा होगा ना उसका जो ना आपने ना 20% लाजमी पे करना है। यानी कि जो 5000 का 1000 बनता होगा ना तो उसका स्टेटस हमने लाजमी चलान पे करना है। तो बाकी जो रिमेनिंग होगा यानी कि जो रिमेनिंग होगा वो उसमें इनपुट टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा और हमने जो ना इसका 20% आउटपुट का जो 20% बन रहा होगा तो उसको पे कर देना है। करंटली हुआ ये कि फाइनेंस एक्ट जो पंजाब का फाइनेंस एक्ट है उस इन्होंने उसमें एक क्लोज जो ना एडिट की हुई है, उसको जो ना अपडेट किया हुआ। तो उसके मुताबिक क्या ऑनवर्ड्स क्या होना है कि जुलाई से ऑनवर्ड्स कि जो हमारा जो आउटपुट टैक्स होगा तो हम उसका ना 90% उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा। लेकिन करंटली जो हम रिटर्न ना बेसिकली ये कर रहे हैं तो अभी तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ तो इस वजह से ना ये बेसिकली ना अभी फिलहाल 20% ही टैक्स पेबल स्टैंड कर रहा है। तो होपफुली जो ना अपकमिंग डेज़ के अंदर जो ना ये पोर्टल अपडेट कर देगा तो उसके मुताबिक जो ना बाद में क्या होगा कि फिर हमने सिर्फ जो हमारा आउटपुट टैक्स होगा ना तो वो उसका हम 10% पे करेंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी जो ना एक्सेसिवली इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली अभी हमने डिस्कस कर लिया हुआ कि अगर इनपुट टैक्स अवेलेबल होगा और और इसके अलावा जो ना कस्टमर जो ना हमारा GST विद हेल्ड नहीं करता तो उस केस में हमारा जो ना टैक्स कितना बनता होगा और उसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। अब हमारा ये थर्ड केस आता है नेक्स्ट सी का कि अगर हमारे पास इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है और ना कस्टमर जो ना हमारा स्टेटस विद हेल्ड भी नहीं करता तो उस केस में क्या होगा। जी अब हम ना नेक्स्ट सी के थर्ड केस पे आते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट टैक्स भी नहीं पड़ा हुआ और लेकिन हमारा स्टेटस जो है विद हेल्ड नहीं भी होता, विद हेल्ड नहीं होता और हमारा जो ना स्टेटस जो हमारे सेल्स है हमारी तो उस पर कस्टमर हमारा स्टेटस विद हेल्ड नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, हमें कितना टैक्स स्टेटस पे करना होगा। तो नेचर ए का इनपुट टैक्स ना होने का मतलब है कि हमारा जो नेचर ए है बेसिकली वो नील सबमिट होगा, यानी कि उस पर नील अपलोडिंग होगी तो उसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ ही उसको कंटिन्यू करेंगे। और नेचर सी में क्या होगा कि नेचर सी की जो हमारी जो सेल्स रिकॉर्ड होगी उसको हम रिकॉर्ड करने के बाद ना बेसिकली ये जो स्टेटस विद हेल्ड ना वो कस्टमर ने नहीं करा हमारा, तो हमारा जो ना बेसिकली स्टेटस एज इट इज़ ही हम उसको पे करना पड़ेगा हमें। ये हमने इन्वॉइस रिकॉर्ड कर ली हुई है तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद हम ना बेसिकली ये नाइजर मतलब आपने ये रिटर्न की तरफ आते हैं तो हमारा जो ना बेसिकली ये स्टेटस आ रहा है जो कि 5000 बन रहा था करंट सिनेरियो के मुताबिक। तो ये जो हम ना 5000 ही फिर हमें ना पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है तो और कस्टमर ने भी हमारा GST विद हेल्ड नहीं किया हुआ तो हमें फिर एज इट इज़ ही ये सारे का सारा ना GST पे करना पड़ेगा। तो अब हम ना बेसिकली उस रिटर्न की तरफ आते हैं जिसमें स्टेटस पेबल स्टैंड कर रहा था और यानी कि हमने वो पे करना था स्टेटस और उसका चलान वगैरह जनरेट करके उसको फिर रिटर्न की सबमिशन की तरफ आते हैं।
जी, उससे पहले आपको बताते जाएँ कि बेसिकली ना नेचर सी को हमने सबमिट भी करना है, सबमिट नहीं किया हुआ है। नेचर सी में हम आए, ये बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर्म में आए। ये ना फर्दर हम जाने से पहले ये ना नेचर सी को हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो नेचर सी को सबमिट करने के लिए ना इसके दो स्टेप है। यानी कि नेचर सी का जितने भी इन्वॉइसेस थे हमने वो रिकॉर्ड कर ली हुई है, और जितना भी जीएसटी विद हेल्ड हुआ या नहीं हुआ, जो भी सिनेरियो बन रहा था उसके मुताबिक हमने इन्वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अब जो ना बेसिकली ये नेचर सी को हमने सेव रिकॉर्डिंग इसमें सेव कर ली हुई है। तो अब इसका जो दूसरा फेस ये है कि बेसिकली नेचर C1 भी हमने ना अपलोड करना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी सेल्स होती है उसको, इसकी जो सेल्स वैल्यू और स्टेटस, ये दोनों ना हमें जो ना बेसिकली रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसको ना सम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सी पे हम C1 पे क्लिक करेंगे तो उसमें ना सबसे पहले हमने ना बिज़नेस ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि जो हमारा बिज़नेस कौन सा है, और हमने ना बेसिकली फिर बताना कि किस बिज़नेस के अंदर कितनी हमने ना कौन सी सर्विसेज सेल की हुई है। तो जो करंट सिनेरियो के मुताबिक जो हमारा ये सर्विसेज बन रही है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये बेसिकली हमने सर्विसेज की नेचर सेलेक्ट कर ली हुई है जो इस टैक्स पे ने सेल्स की है, और इसके बाद जो है ना जो टोटल सेल्स आ रही होगी ना बेसिकली यहाँ पे आ रही है, तो टोटल सेल्स है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो इस सेल्स के ऊपर जो टोटल स्टेटस बन रहा होगा वो हम ना बेसिकली रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद ना बेसिकली ये नीचे ना शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सेल्स वैल्यू और स्टेटस जो ना ये सेम हमारा होना चाहिए, नेचर सी के साथ टैली होना चाहिए। अगर नेचर सी के साथ टैली नहीं होगा तो ये बेसिकली ना नेचर C1 को ना सेव नहीं करने देगा। तो ये देखिएगा हमारा जो ना 1,33,000 जो ना और प्लस जो स्टेटस जितना भी बन रहा होगा तो वो हमने ना नेचर सी के अंदर ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है। तो बैक टू नेचर सी में जाते हैं। तो यहाँ पे ना नेचर सी में हमें फिल करने के बाद हमने नेचर सी की तरफ वापस आए हैं, और अब हमने क्या करना है कि इन्वॉइसेस को सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो पिन कोड अवेलेबल होगा वो लगा देना है, और उसके बाद क्या करना है कि ये सबमिट नेचर करना है। सबमिट नेचर को हमने कंफर्म कर देना है। तो इस तरह जो है हमारी ये जो सी जो ना नेचर सी वो सबमिट हो चुका हुआ है। अब हम ना अपने जो ना नेक्स्ट रिटर्न जो है ना रिटर्न फाइलिंग का जो नेक्स्ट पेज है उसकी तरफ आएंगे। जो ना 66608, अब इस अमाउंट का हम चलान बनाएंगे। तो चलान बनाने के लिए ये क्रिएट पेमेंट में गए, ऊपर जो ई पेमेंट टैब है उसमें क्रिएट पेमेंट सेलेक्ट करके स्टेटस और सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया हमने। तो यहाँ पे ना हमने ना अपना टैक्स ईयर और टैक्स मंथ सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमने ना ये क्रिएट पेमेंट से पहले जो पोर्शन है उसमें स्टेटस और सर्विसेज सेलेक्ट करना है, और इसमें जो ना इन्फॉर्मेशन पहले से प्री फिल्ड होगी। तो हमने क्या करना है कि ये जो स्टेटस और सर्विसेज वाला है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। जितना हमारा स्टेटस हमने चलान क्रिएट करना है उतनी अमाउंट मेंशन कर देनी है, और बाद में ना ये जो जिस नेचर का हमने चलान बनाना है तो वो हमने सेलेक्ट करके ना हमने ना अमाउंट लिख देनी है। तो करंट केस में बेसिकली हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ADC ऑप्शन सेलेक्ट करके ना तो ये जो जितनी ऊपर टोटल अमाउंट आ रही है यहाँ पे फिर दोबारा से टाइप कर देनी है। टोटल जितनी अमाउंट हमने चलान बनाया था ये बना लिया हुआ था। अब हम ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब इसको कंफर्म करने के बाद इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन देगा, प्रिंट क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जो ना ये चलान बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो गया हुआ था। अब इसको आपने पेमेंट करनी है। इसको आपने थ्रू अपने इजी पैसे कैश है मोबाइल बैंकिंग आपके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने रेलिवेंट कमर्शियल बैंक में जाके भी ना इसको पे कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको आप पे करेंगे तो भी तकरीबन जो ना जो PRA का चलान होता है बेसिकली 2 दिन लेता है इसके साथ ना सिस्टम के साथ लिंक होने में और इसका CPI जनरेट होने में। हमने चलान को बेसिकली जो हमने जमा कराया हुआ उसको हमने इंटीग्रेट करना, लिंक करना है। उससे पहले हमने रिटर्न को वेरीफाई करना है। तो रिटर्न वेरीफिकेशन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म वेरिफिकेशन पे जाएंगे हम। तो वेरीफाई रिटर्न ये वेरीफाइड हो चुकी है हमारी। तो ये उसके बाद क्या करेंगे, हमने बेसिकली इस अपने चलान को ना इंटीग्रेट करना, लिंक करना है अपनी रिटर्न के साथ। तो ये जो फीड CPR की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो हमने चलान पे किया होगा तो यहाँ पे ना शो होना शुरू हो जाएगा CPR की फॉर्म में, यानी कि इसका CPR लग चुका हुआ है, ये चलान एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ना ये बैलेंस अमाउंट -0 देता है, और ये इसको कन्फर्म को हम क्लिक कर लेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट ना बेसिकली ये CPR यहाँ पे उसने ना अपलोड कर लिया हुआ है, यानी कि उसने पकड़ लिया हुआ है। अब बेसिकली ना जैसे ये CPR अपलोड होगा तो ये सबमिट के ऑप्शन दे देगा। रिटर्न के स्टेप्स है उसमें डिस्कस किया हुआ था, जो लास्ट पोर्शन जो ना वो सबमिट है, रिटर्न है जो लास्ट फेस है। तो अब इसको हम रिटर्न सबमिट को करेंगे PRA का पिन कोड अप्लाई करने के बाद। तो ये सबमिट वाली ऑप्शन पे हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पिन कोड मांगेगा, जो पिन कोड आपका होगा उसको हमने लगा देना है और उस पर कन्फर्म में क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कन्फर्म का बटन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये सबमिटेड वाली ऑप्शन आ जाएगी। ये रिटर्न हमारी जो ना सबमिट हो चुकी है।
आप इसको ना आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट नेक्जर्स और विद नेक्जर्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये विद नेक्जर्स जो है ना डाउनलोड हो जाएगी। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग के कैसे पीआर की रिटर्न हमने फाइल करनी है, सर्विस स्टेटस रिटर्न जो कि लोकल सेल्स को डील करी होती है, तो उसको हमने देखा हुआ है। उसके अंदर ना डिफरेंट सिनेरियोज थे, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद है कि आपके जो ना रेलिवेंट सिनेरियो कवर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप ना इसको डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।